अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। SMI टीवी स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा खान और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 डे 2 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। आप हमें लाइव भी देख सकते हैं HEC के वेब चैनल EDU TV से। थोड़ा सा बताती चलूं कि डे 1 के हवाले से किस तरह से स्टूडेंट्स साउथ रीजन यूनिवर्सिटीज के जितने भी स्टूडेंट्स है वो आए और अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज हमारे साथ शेयर किए। जजेस के साथ भी काफी इंटरैक्टिव सा सेशन रहा। उम्मीद करते हैं आज भी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे और कल की जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन थी उससे ये इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी यूथ में बहुत टैलेंट मौजूद है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। उन्हें बस एक छोटी सी गाइडलाइन की जरूरत होती है जो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट और HEC दोनों मिलकर फराहम कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर करते हैं और हमारे साथ जो जजेस पैनल मौजूद है मैं आपसे उनका भी तारुफ करवाती चलूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैमा हानी, फैकल्टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PF कीट। इसके अलावा 6 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। शी ऑल्सो हैज 12 years ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सर उमैर SM इमरान, प्रोजेक्ट मैनेजर एट सेटिस्फाई। और आज हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर रिजवान अली साहब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन बहरिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप सबने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है और सर आपका शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊंगी सर रिजवान अली साहब कि आप आज कल आप हमारे साथ नहीं थे, आज आप जज करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइएगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि हमारे यूथ के अंदर पोटेंशियल तो है और हर बच्चे का एक आइडिया यूनिक होता है एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड द इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे इस वक्त जो बैठे हैं इन बच्चों के लिए बैठे हैं कि ये अपने आइडियाज़ आए पेश करें। हो सकता है कि वो आइडिया भी ना चले, हो सकता है कि वो 10 साल बाद एप्लीकेबल हो। तो इस चीज़ पे हम यहाँ बैठे हैं कि ये अपने आइडियाज़ शेयर करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। मैम डॉक्टर उमैमा हानी मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आपने कल पूरा दिन गुजारा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे, आइडियाज सुने स्टूडेंट्स के, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा डे 1 के हवाले से आप दोनों का। मैं जानना चाहूंगी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि नॉर्मली हम इसी प्रोसेस को देख रहे होते हैं बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, तो इसलिए मुझको इतना हटके नहीं वो चीज़ फील हो रही और ये हमारा बिल्कुल एक ट्रैक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आइडियाज़ लाते हैं, फैकल्टी भी उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ओवरऑल जो दुनिया में रिसर्च चल रही है उसके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे और उन आइडियाज़ के ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स की शक्ल में उनको यानी मिनिमम 1 year के ड्यूरेशन में बच्चे कंप्लीट करते हैं। ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा है। तो माशाल्लाह से जो प्रोजेक्ट्स कल हमने देखे हैं वो बिल्कुल उसी फ्लो का हिस्सा हैं और क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की एक बैकबोन है तो उसलिए उसका रोल और जो HEC जो कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों की कोलैबोरेशन बहुत एक्सेलेंट है और आई थिंक कि इससे बेस्ट टीम वर्क नहीं हो सकता बच्चों की बेहतरी के लिए। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, थोड़ा सा बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से डे 1 के। कल का अगर हम सम अप करें तो हमारे पास ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट के आइडियाज़ आ रहे हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द सोशल एनवायरनमेंट। मेडिकल के भी हैं या फिर उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी हैं, विच इज़ अ गुड डायरेक्शन। इस पे मज़ीद फोकस होना चाहिए। प्लस सिर्फ एक चीज़ की जो जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये कि कंसिस्टेंटली उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें। बिल्कुल ठीक है, एक टाइमलाइन होता है, हर प्लान का एक डिफरेंट टाइमलाइन बनेगा, उस टाइमलाइन को फॉलो करते रहें। I hope this platform will help in that as well. सही। बस कुछ ही देर में हम अपनी टीम्स को आपसे मिलवाना शुरू करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये भी बात बताती चलूं कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के लिए भी ये एजाज़ की बात है कि हम HEC और माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये काम कर रहे हैं और लास्ट ईयर भी आपने देखा था इसी TV स्टूडियो से हमारी लाइव ट्रांसमिशन और इस साल भी हम इसका हिस्सा है। तो इस बेहतरीन इनिशिएटिव में अगर हम हैं तो ये बात हमारे लिए एजाज़ की है। मैं थोड़ा सा फिर जजेस की तरफ आना चाहूँगी। मैम आपकी तरफ आते हैं कि जितनी भी फील्ड्स के स्टूडेंट्स आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रेजेंट कर लें, लेकिन इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बताइएगा। इन चीजों का बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। अब मैं ये बात इसलिए भी कह पा रही हूँ जबकि हमारे जो ये सर हैं ये इस वक्त माशाल्लाह से प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में। मैंने भी सबसे पहले जब पढ़ा था इंजीनियरिंग की थी तो मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम किया है
तो वो जो पेन है और जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कंक्लूजन पूरे 4 ईयर की स्टडीज़ का एक प्रोजेक्ट की शक्ल में सामने आ रहा है, सही, वो जितना रिक्वायर्ड होगा, मींस के वो जितना रेलेवेंट होगा मार्केट की डिमांड से, उतना ही सक्सेस रेट बढ़ेगा एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जॉब के लिए। उसका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा और वो उसके हिसाब से एक अच्छी कंपनी में एंटर हो सकता है जॉब के बाद। बिल्कुल। तो ये चीज़ बिल्कुल कनेक्टेड है। सही। मैं सर रिजवान अली आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि जिस तरह से HEC और माइक्रोसॉफ्ट साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इनकी कोलैबोरेशन के बारे में कि कितना अच्छा ये एक इनिशिएटिव है उनकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कॉलेज यानी कि जो इसकी एज रखी है वो 16 ईयर्स, यानी कि आइडिया किसी का भी हो सकता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली हम समझते हैं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वही आइडिया दे सकता है, आइडिया किसी का भी हो सकता है एट एनी स्टेज। तो ये सबसे पहले HEC और माइक्रोसॉफ्ट की इस बात को मैं इंतहाई दिली तौर पर जो है मैं चाहता हूँ कि इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि जिसमें उन्होंने 16 एज किया है। नंबर 2, आइडियाज़ को देखते हुए उसकी प्रोजेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, उस ख्वाब की ताबीर को नहीं ढूंढेंगे, जब ताबीर को ढूंढने निकलेंगे तो एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। फाइनल इज एग्जीक्यूशन, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का है, हर रोज़ आए दिन नित नई ऐसी इन्वेंशंस होती हैं जिसके बारे में हम शायद माजी में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद नज़र आती हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस वक्त दुनिया भर में IT अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। उसी के हवाले से थोड़ी सी पॉइंट्स कुछ हम अपने जजेस से भी लेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैम आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये किसी भी मुल्क के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि इस फील्ड के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बस ये बिल्कुल इस तरह से है, अगर हम बिल्कुल एक ले मैन के लिए बात करें कि किसी भी एक छोटे काम को करने के लिए आप उसको कितनी सपोर्ट दे सकते हैं, बिल्कुल कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एक छोटे से बिल्कुल काम, मीन्स के कुकिंग को ले लीजिए आप, एक काम में माइंडसेट के लिए बात कर रही हूँ कि अगर एक कुकिंग का भी काम है और आप अगर अच्छे टूल्स के साथ उनको फैसिलिटेट करें, अच्छी इन्वायरमेंट दें, अच्छी उनको डिवाइसेस प्रोवाइड करें, तो वही डोमेन कुकिंग का, उसमें बेहतरीन प्रोडक्टिविटी आएगी, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो सेम इज द केस विद अदर डोमेन्स। गवर्नमेंट मीन्स के गवर्नेंस से लेके जी, यही वजह है कि हमारे मुल्क में डिजिटल पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी आपने देखा है बहुत ज़्यादा ये इसका चल रहा है आजकल। गूगल से हमारी पाकिस्तानी लेडी है जिनको बुलाया गया है यहाँ पे ई गवर्नेंस पे काम करने के लिए। तो वो क्या है, वो इटसेल्फ गवर्नमेंट के जो हमारी मैनेजमेंट है सारी, उसको ई प्लेटफॉर्म पे IT को यूज करके फैसिलिटेट करने के लिए हैं। तो चाहे मेडिकल का डोमेन हो, चाहे बिलिंग का डोमेन हो, हर वो एरिया जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जिससे इंटरेक्ट करते हैं उसमें IT शामिल होके उसे स्पीड अप करेगी, परफॉर्मेंस बेहतर करेगी। तो ये इसकी अहमियत है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज की हमारी Day 2 की पहली टीम मौजूद है। आइए आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उन ग्रुप का नाम है सीबा यू डाइवर्जेंस। सो लेट्स वेलकम देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सीरियल नंबर बताइएगा अपना और यूनिवर्सिटी का नाम भी। 73 हम लोगों का सीरियल नंबर है और हम सक्का IB यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन भी, नाम वगैरह भी बताइए और अपना प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाइए जी। जजेस से। आई एम जनाब शेख फ्रॉम सक्का IB यूनिवर्सिटी विथ माय ग्रुपमेट फाइज अहमद सुमरो। हम लोगों का आइडिया है IoT बेस्ड हर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का आइडिया जो है कि उसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है और हम लोगों ने सबसे जो हार्ट की डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि नंबर बताया गया 16.7 मिलियन डेथ हुई हैं 2016 में, जो 31% रेशो है डिजीज़ का। और अगर वो एस्टिमेट किया जाए तो अगर 2030 में 23.6 तक ये डेथ रेशो एस्टिमेट किया गया है कि इतना बढ़ जाएगा। ये डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोगों ने अपने डोमेन को कम करते हुए ईसीजी की तरफ आए हैं, वो डिजीज जो हम ईसीजी के थ्रू हम लोग मैप कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ईसीजी क्या होती है। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसमें क्या होता है, आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड सर्कुलेट होती है, नीचे मूव होती है, तो आपके हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। उसको मैप करके अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं कि इस बंदे को क्या डिजीज है। जो ऐसी डिजीजेज होती हैं उनके मैं आपको 2-3 के नाम बता दी चलूँ। एक मायोकार्डियल इंफेक्शन होती है, एक हार्ट एनलार्जमेंट होती है, और जो हार्ट फेलियर हो जाती है सडन, वो भी हम लोग ईसीजी के थ्रू मैप कर सकते हैं। तो मसला क्या था, अगर मैं मसले की तरफ पहले आपको हाईलाइट करती भी चलूँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको माइनर हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, 2 हो गया, लास्ट होगा तो वो उनकी फाइनल होता है। ठीक है, तो ये उन लोगों को, जो आम बंदे उसको पता नहीं चलता, या जिनको अंडर सुपरविजन, जिनके हार्ट को प्रॉब्लम हो एबनॉर्मल कंडीशन में, उनको पता नहीं चलता। तो हम लोगों का आइडिया क्या था, एक ऐसी डिवाइस का जो आपके हार्ट को मॉनिटर करे। ये क्या है, ये आपकी ईसीजी को मैप करेगा, और ईसीजी को मैप करने के बाद ये आपके सिग्नल्स को सेंड करेगा। वो डिवाइस फर्दर वर्किंग मेरा ग्रुप में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा आइडिया ये है कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि पोर्टेबल हो। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, जब भी हमें ईसीजी पता चलती है किसी पेशेंट की, या तो घर पे होता है या ऑफिस में, उसको पता नहीं होता। अब या तो ये ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद होता है, महीने के बाद, इस इंटरवल में कितनी चेंजेस आ रही है वो हमें पता नहीं होता। तो इस चीज़ को हमने एक मद्देनज़र रखते हुए एक हमने आइडिया बनाया है, जिसपे 4 स्टेप्स होंगे। बेसिकली पहले हम हार्डवेयर से डेटा लेंगे, सेंसर्स मॉड्यूल से, वो डेटा हम सर्वर पे सेंड करेंगे, और उसके बाद वो क्लासीफाई होगा मशीन लर्निंग। अब क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर तो समझ जाते हैं ईसीजी, पर आम बंदा जो है वो कैसे समझे कि इधर उसका मतलब एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने मशीन लर्निंग यूज़ की है, जो कि सर्वर पे उसको क्लासीफाई करेगी और उसको परमानेंट डेटाबेस में सेव करेगी। अब जो हार्डवेयर है उसमें हमने यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो का, और AS7 GSM GPS 3-in-1 मॉड्यूल है, जो कि डेटा को सेंड करेगा सर्वर पे इंटरनेट डिवाइस से। और एक जो उसका ECG मॉड्यूल है 8232 है ये। अब सेकंड स्टेप में हम डेटा सेंड करेंगे इंटरनेट से के थ्रू, और थर्ड स्टेप में हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू वो क्लासीफाई होगा। उस पर हम Azure मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे, और एक क्लाउड बेस्ड है। नेक्स्ट, और थर्ड में हम डेटाबेस में इसको, फोर्थ में हम इसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और यूज़र या डॉक्टर जो भी उसको यूज कर सकता है। दैट्स ऑल ऑफ। सबसे पहले मशीन लर्निंग का जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उसको थोड़ा क्लियर करें कि आपने डेटा लिया, पहले सैंपल लिया, ठीक है, ईसीजी का सैंपल लिया होगा डेटा, मशीन लर्निंग फिर आपने उस पर अप्लाई की। पहले एक डेटा सेट हमारा है, कैगल से लिया है हमने। अच्छा, ले लिया है, ठीक है, ठीक है, वो पहले ट्रेन करेंगे उसके ठीक है, थ्रू। परफेक्ट, अच्छा, ठीक है, एक मॉडल बन गया, मॉडल सामने आएगा, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो इनपुट होगा ईसीजी का सेंसर के थ्रू जाएगा, वो उस पर मतलब टेस्ट होगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो रियल लाइफ की रीडिंग उठाएगा, उसको मैच करेगा मॉडल से, और उसके हिसाब से फिर वो आउटपुट कम्युनिकेट करेगा। और आउटपुट में बेटा क्या कम्युनिकेट करेगा वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एबनॉर्मल और नॉर्मल। क्योंकि आम बंदे के लिए इतना ही काफ़ी है कि एबनॉर्मल कंडीशन है तो वो रश करे हॉस्पिटल वगैरह। अच्छा, जो एक बात आपने करी थी कि जो ये जब ब्लड वो सर्कुलेट करता है तो उसका जो पल्सेस जनरेट होती हैं उससे डिफरेंट टाइप के डिजीजेस डायग्नोज कर लेते हैं। वो जब एक साइंटिफिक लैब होती है, जब एक साइकिल कोई कंप्लीट होती है तो हर डिजीज का अलग-अलग होता है। कुछ PQR में, कुछ QRS में, कुछ वेंट्रिकल में हम लोग मैप कर सकते हैं। तो हर जो डिजीज है वो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं जी, और माइक पे बोलिएगा। अच्छा, तो वो जो एक इम्पल्स जनरेट होती है ना, वो एक सिंगल हम लोग साइकिल से वो देख सकते हैं कि उसकी कौन सी पॉइंट पे कौन सी, हर किसी कोई डिजीज सेम पॉइंट पे नहीं हो सकती है। जैसे हार्ट फेलियर की हम बात करें तो वो QRS सेक्शन में आती है, ठीक है। उसको हम लोगों ने पल्स को डिवाइड किया 3 सेक्शन में, एक आर्ट्रियम में आती है एसआर में, एक QRS में, और एक ST में आती है।
तो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो डिसीजन मैप करने के लिए, अलग अलग हम लोग उन पॉइंट के हिसाब से, डॉक्टर तो समझ जाते हैं पर एक बंदे को नहीं पता चल रहा, तो वो क्लासिफिकेशन जो ट्रेन करेगा डेटा सेट, यही मशीन लर्निंग करेगी कि वो कौन सी जगह पे डिजीज आई है, क्या है, वो पॉसिबिलिटीज बता सकती है। ये है पॉइंट। तो आप ये वाली बात स्किप कर रहे थे, तो अच्छा बहुत मैं समझती हूँ पॉइंट है इनका कि ये आगे से वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है इनका सॉफ्टवेयर के डिजीज क्या है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आएगा सिर्फ इट विल बी आइदर प्रॉब्लमेटिक और नो प्रॉब्लम, सिंपल है वो ये कह रहे हैं बेटा, आप ये ये कह रहे फ्यूचर वर्क में अभी हमने एबनॉर्मल और नॉर्मल कंडीशन तक अपना वर्क रखा है। अच्छा, अच्छा। बट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है, जो हर डिजीज होती है मैप होती है वाले पॉइंट्स पे होती है, तो उसको जितना हम ट्रेन करवाएंगे वो उतना वो काम उसके हिसाब करेगा, से वो उतने करेगा। उसी हिसाब से मैं आउटपुट कर सकता है यानी, जी। है अभी ना? हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में किया वो नॉर्मल और एबनॉर्मल दूसरा जो आपने टी नोट की बात करी है, जो पूरा साइनोसाइटल वेव होती है, वो डिफर करती है हर ह्यूमन टू ह्यूमन। जी सर। कुछ की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, कुछ की लेस। तो सर जो ईसीजी के इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो होता है ना, जी, वो जी। जो नॉर्मल हार्ट रेट है उसकी कंडीशन सेम ही होती है, जो इनकी मैपिंग कंडीशंस होती हैं, जैसे 0.6 जो मैंने एसटी की बात की, एक हमने फेज लिया एसटी, तो उसकी सही है। 0.6 से 0.9 तक मैक्सिमम जा सकती है नॉर्मल कंडीशन में। ये रेंज रखी गई है ऑलरेडी, जो डॉक्टर में कहते हैं वो इसी हिसाब से देखते हैं, तो अगर उससे ज्यादा होगी तो वो एबनॉर्मल बंदे की जाती है। वो अलग ठीक है। अलग अच्छा, टेक्नोलॉजी स्टैक का थोड़ा बताइएगा इस पे, और दूसरा ये भी बताइएगा काम कितना हो चुका है। हम अभी इस पे हमने डेटा सेट फाइंड किया है और हार्डवेयर पे काम किया है। अभी हमने हार्डवेयर फाइंड किया है। ठीक है, हार्डवेयर से आपको डाटा मिल रहा है और सिस्टम में कहीं वो डेटाबेस के अंदर राइट कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। वो मशीन लर्निंग के थ्रू अभी उसको मतलब सही है, ट्रीट कराना है, उसके बाद सेफ होगा और उसके बाद आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। वो अलर्ट कर देगा, एबनॉर्मल कंडीशन को डिसाइड करेगा, नाम करेगा। Is it कोई और क्वेश्चन है जजेस? जी बिल्कुल। अच्छा, इसका बेटा मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी % कंप्लीट है? सर हम लोग जो मशीन लर्निंग के हम लोगों ने अलग अलग नहीं, ये प्रोडक्ट है कितने % अभी आपने इस पे वर्क कर लिया, कितने % दैट यू आर सेइंग दैट अभी माय सर गैजेट स्टडी इज फेज वर्किंग? में है सर, अभी स्टडी फेज में है सर, अभी हमने वर्क नहीं किया। ओके, अच्छा ठीक है, रिसर्च फेज में भी है, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द बिजनेस मॉडल प्लानिंग, जो मार्केटिंग प्लानिंग के एस्पेक्ट से आपने इसको कुछ देखा है अभी? यस सर, एक तो कॉस्ट के हिसाब से हमने देखा है कि दूसरी जो डिवाइसेज हैं, स्मार्ट वॉचेज में भी ये चीज़ आती है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, 35 से अबव है, 35K से अबव है। अच्छा, जो कि $10 तक की मिल जाती है, जिसमें आपकी हार्ट बीट्स और पूरी ECG ECG सर आपको आजकल आ वो रही है। पूरा मैसेज करके ईमेल करके बताता है। वो बैंड है $10 का, ठीक। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दैट हैव यू वर्कड ऑन द बिजनेस प्लान, और उसके ऊपर आपने Yes, sir, देखा yes, है sir. मार्केट Yes, sir. में आप किस तरह की कॉस्ट कम करेंगे, क्योंकि मार्केट में इट्स अवेलेबल, Sir, ठीक है, $10 का ये बैंड मिलता है। ये उसमें सर वो ECG नहीं है, वो क्लासिफिकेशन नहीं करता। क्लासिफिकेशन सर उसमें सिर्फ हार्ट बीट है। ठीक है। और आप लोगों ने उसको क्या बेसिकली अपनी आप उसमें क्या इसकी कॉस्ट रखी है, अगर इन केस इसको आप डेवलप करते हैं तो पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट क्या देंगे आप? सर 10 to 12,000। पाकिस्तानी? यस सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तो ये थी टीम 1 हमारे साथ, सीवा यू डाइवर्जेंस। हम दूसरी टीम को भी कुछ ही देर में बुलाते हैं, लेकिन इस टीम के बारे में, इनके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सर रिजवान से पूछना चाहूँगी कि कैसा लगा आपको ये जो प्रोजेक्ट है, टॉपिक था इनका? ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल होना चाहिए उन लोगों के साथ जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनके साथ हार्ट अटैक के मामला हो चुके हैं, उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए ये जो है इसको वर्क करना चाहिए। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इसमें मैं समझता हूँ कि वो इसमें यूज़ करें, क्योंकि इस तरह के बैंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इनको जो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2 कि उन बैंड्स की जो चार्जिंग रीचार्जिंग है, क्योंकि ये भी बड़ी मैटर करती है, खुदा ना खास्ता उसकी बैटरी ऑफ हो जाती है, इन केस वो चार्ज उसको नहीं कर पाते, या बाज़ औक़ात कुछ बैंड्स ऐसे हैं जब तक बने नहीं, इस पर वर्कआउट हो रहा है कि वो आपके हाथ की जो नर्व्स हैं, आपकी एनर्जी से, जिस तरह से वो घड़ी चल रही होती है, वो बैंड चलते रहेंगे जब तक आपकी लाइफ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फीचर्स इसमें ऐड कर दें तो इट वुड बी एन इनोवेटिव आइडिया। सही। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कल भी हमने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन लाइफ इंटरेस्टेड, उस हमारे इंसानों से काफ़ी, कोई भी डिजीज़ के हवाले से इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स काम हो गए, सिलेक्शन भी हो गई, इम्प्लीमेंटेशंस हो गई, लेकिन उसकी प्राइजेस वगैरह, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे मुल्क में ऑब्वियसली जो इस वक्त महंगाई भी है और डिफरेंट और चीज़ें होती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कल भी एक ऐसा ही आइडिया था, वो था ये
म्यूट पर्सन्स के लिए था गालिबन, तो उसमें भी मैं यही कह रही थी कि हम हुकूमत इसमें हमें सपोर्ट कर सकती है। प्लस ये कि हमारे मुल्क में आपको पता है कि चैरिटी का भी बहुत ज़्यादा सिलसिला है, बस वो एक कह लें कि लाइन अप नहीं हुआ हुआ, हर कोई अपने अपने सोर्सेज को चैरिटी दे रहा होता है। तो हम जिस तरह से ये अब डोनर्स आने लगे हैं, डोनर्स मीन स्पॉन्सर्स, काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इटसेल्फ फंडिंग कर रही है। सर रिजवान आपको इस सिलसिले में बहुत अच्छा अवेयरनेस दे सकते हैं। इस तरह की बॉडीज़ को यानी कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ थ्रू ऑरिक प्लेटफॉर्म, ऑरिक बनाया ही इसीलिए गया है। कल भी मैंने ऑरिक के सिलसिले में अवेयरनेस देने की कोशिश की थी। ऑरिक का एक बड़ा काम ये होता है कि वो फंडिंग्स जनरेट करती है उन एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ के ऊपर जिसको टारगेट किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो अगर फंडिंग अच्छी है और उसमें साथ में फिर ये जो हमारा जो इंडस्ट्री है इसका बहुत बड़ा रोल है, इंडस्ट्री की को इन्वॉल्व करके हम लोग इस बात को गारंटी करने की कोशिश करते हैं कि जो डिवाइसेस इक्विपमेंट्स उसे बनाने के लिए यूज़ हो रहा है वो इस तरह के हैंडी और कॉस्ट इफेक्टिव हो कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट फिर अफोर्डेबल कॉस्ट में आए। तो बच्चों की जो प्रोटोटाइप्स होती हैं नॉर्मली, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो फर्स्ट प्रोटोटाइप तो बहुत कॉस्टली होती है। तो ये जो प्रोफेशनल और एक प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आई थिंक के प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस अभी चल रही है। ये मैं यूँ नहीं कह सकती तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ऑरिक क्या है, और ऑरिक को कम्प्लीटली लेके अगर यूनिवर्सिटीज़ चलें तो ये तमाम चीज़ें लाइन अप होकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। हमारे स्टूडेंट्स के आइडियाज़ होते हैं और वो फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम उनकी डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं तो इंडस्ट्री से आके लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि ये इतनी बड़ी डिवाइस आपकी है, तो ये तो फिजिबल ही नहीं है। अच्छा, तो चीज़ें फिर आपने हमसे क्यों नहीं कोलैबोरेट किया? तो वहाँ पे फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे होते हैं जिसको हम इस प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी इस सिलसिले में कि बच्चे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काफ़ी रिसर्च का काम हो रहा है, और अभी तक तो ये देखने में आया था कि प्रोटोटाइप्स फेल हो रही थी इन्हीं नॉन प्रोफेशनल कह लें बिहेवियर की वजह से, जो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे थे सही टाइम पे। और अब ऑरिक का प्लेटफॉर्म HEC और सारी फंडिंग बॉडीज़ और भी हमारी रिसर्च ग्रांट की इस तरह की बॉडीज़ हैं जो बहुत फोकस हैं, बहुत तेज़ी से माशाल्लाह से इस सिलसिले में काम कर रहा है। HEC की तरफ से HEC ने भी बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बेटा आप लोग भी सुन लें, रिसर्च ग्रांट के नाम से, ठीक। और इसके अंदर उन्होंने 15 लाख से लेके 2 करोड़ 25 लाख तक की उन्होंने दी है, और 7 फरवरी उसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि उसकी मैंडेटरी 3 शर्तें हैं कि आपकी फैकल्टी जैसे सुपरवाइजर हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएट का प्रोजेक्ट हो वो, और उसकी 3 साल से मैक्सिमम ड्यूरेशन ना हो, 3 साल में कंप्लीट करना है। तो HEC के बहुत सारे इकदाम हैं जिसमें अभी उन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ यानी कि इसी जनवरी में स्टार्ट किया है चैलेंज फंड के नाम से। तो ये बड़ा अच्छा फॉर्म है। तो बच्चों को हम जो इस वक्त यहाँ आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैम आप भी और आप भी, तो उनको भी हम बताते हैं कि बेटा ये एक प्लेटफॉर्म आया, इसको अवेल करें आप। थैंक यू जी बिल्कुल। HEC बहुत सारे मौके फराम करिए स्टूडेंट्स को। इस वक्त हमारे साथ हमारी टीम 2 मौजूद है जिनके ग्रुप का नाम है कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो आइए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सीरियल नंबर बताइएगा। 78। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, अपना ग्रुप और अपना प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाइए। Sakhar IB University. I am Zainab Biman with my group mate Shafiqur Rahman, and we both are students of BScs 8 from Sakhar IB University. Our project is activity tracking system, and for this project, our supervisor is Dr. Sajid Khan and co-supervisor Dr. Sher Mohammad Daudputa. They both are the faculty members of our university. So let's have some introduction of our project. So we know that the CCTV cameras are used everywhere for security purpose. CCTV cameras are installed in almost every part of the organization. If anyone misplaces his or her belongings, he complains to the security personnel. Currently our system record the videos for detect the particular activity. So
the video consumes a lot of time and storage. Video can be 2 hours, 3 hours. Even in worst case, it can be 1 week. So when it rewinds whole video, it consumes a lot of time. So and what are the problems in current system? Rewinding the whole recording, as I told, and consumes a lot of time, and one person cannot see 2 hours videos. It requires a huge labor of amount. So it is less efficient, time consuming, and storage consuming. So what we are doing, the system will process 2 consecutive frames, and if motion is detected, then the face will be recognized. For example, if any person appears in front of camera, the camera will process 2 consecutive frames. If motion is detected, then face will be recognized. If face will be recognized, then consecutive frames, it compares 2 consecutive frames. So it will store those frames instead of video. So, and the format of those frames will be date, minute, and hour. So videos consumes a lot of time, and frames will reduce those storage. हम जो ये काम करने वाले हैं, पहले किस तरह करेंगे कि हम नेटवर्क को पहले ट्रेन करेंगे. हम ये चीज़ हमारी बन इसलिए वहाँ एप्लीकेबल होगी जहाँ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो इंस्टीट्यूट, वहाँ सारे रिकॉग्नाइज पर्सन होते हैं. अब मसला ये है कि हम यही मसला कि हमने वीडियोस स्टोर तो कर लेते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, लेकिन उनको एक वक्त में एक टाइम में देखना एक बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है. तो क्या होता है कि हमने ये इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम उसको वीडियोस को रिप्लेस कर दें लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम से, जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोशन हो, जिसमें हमें वो एक्टिविटी दिख रही हो. क्यों हम वो वीडियो देखें जिसमें हमें मोशन ना दिख रहा है? और एक तो ये बात, मोशन डिटेक्शन पे काम भी हुए हुए हैं कि हम तब रिकॉर्ड करें जब मोशन हो, लेकिन ये भी हमने करा है कि सिर्फ मोशन तो किसी एनिमल के उस पर भी हो सकता है. तो हम सब तब वो फ्रेम्स स्टोर करेंगे जब वो कोई पर्सन उसमें अपेयर होगा और पर्सन भी वो रिकॉग्नाइज होगा. और फिर एक और बात कि सिर्फ हल्का फुल्का मोशन होगा तब हम स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी इस तरह की एक्टिविटी के लिए कोई अगर कोई चीज़ आपकी चुरा रहा है या कोई आपकी गुम हो गई है किसी वजह से, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा तो मोशन करना पड़ेगा ना उस चीज़ को उठाने के लिए. तो आपको हम तब वो स्टोर कर रहे हैं उसको, ताकि हमारा एक तो ये कि आपका एक बंदा ऐसे ही बैठा है तो पर्सन तो है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है. पर्पज़ हमारा क्या है कि उस कल्प्रिट को ढूंढना कि किसने चोरी की है, किसने या तो वो मिस्टीवियस एक्टिविटी की है. तो हम इस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं कि क्यों वो सारी वीडियोस इतना लंबी देखें और ना सिर्फ हमारे काम की चीज़ें हों. और हमारा प्रोजेक्ट ये भी सिक्योरिटी पर्सनल को हेल्प करेगा कि अगर आप पर्टिकुलर बंदे की देखना चाह रहे हो कि इसके मुझे सिर्फ फ्रेम्स दे दो 2 से 4 बजे तक के, तो वो भी उसको दिखा देगा. ठीक है, और ये वाली बात भी हो जाएगी. और ये कि अगर आपने सबके देखने हैं 2 से 4 तक, तो वो भी दिख जाएंगे उस टाइम पीरियड में, जितने भी स्टोर हुए होंगे तो वो दिख जाएंगे. परफेक्ट, दैट्स ऑल. और जी इसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो डीप लर्निंग, फेस डिटेक्शन और रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे होंगे फ्रेम्स को. और ऑब्जेक्टिव्स यही हैं. Objectives, as we told, that our system reduce the fraction of labor because we are storing the frames instead of videos, and it is time saving. We can see the particular frames in particular duration and activity. So it is also storage saving because we are storing the frames, and decision will be quicker because with such particular duration of activity. Okay, do you have any demonstration? Anything to demonstrate? Any snapshot or video? एक्चुअली जो डेटा सेट जो है ना, वो हम लोगों ने इसको बनाने के लिए रिकॉग्नाइज पर्सन्स का हमें डिफरेंट एंगल्स में चाहिए होगा. तो उसको डेटा सेट को बनाने के लिए भी हम डायरेक्ट अगर करते हैं सीसीटीवी कैमरा से उस तरह की एक्यूरेसी नहीं आती. तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो डेटा सेट में फिर उनकी सिर्फ फेसेस को क्रॉप करके वो अलग डेटा सेट बनाएंगे. वो हमें डेटा सेट पे बनना है. तो वो बैकग्राउंड का जो ये डेटा सेट की वजह से ना हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमने फेस मैचिंग और फेस रिकॉग्निशन पे पढ़ना और काम करना स्टार्ट किया है. Okay, beta, if we ask you how much % you have completed your project out of 100, then what you will say? 30%. ठीक है. टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व हो रही हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट की हैं. लैंग्वेज हम पाइथन यूज करेंगे.
और उसमें हम डीप लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग यूज करेंगे, ओपनसीवी हमारा जो फेस रिकॉग्निशन के लिए, और केरास यूज करेंगे और डेटाबेस। केरास किस लिए यूज कर रहे हैं आप? केरास डीप लर्निंग में जो हम वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के उसके लिए उसकी लेयर्स को वो करनी, टेंसर फ्लो और इसमें भी लाइब्रेरीज जो यूज होती हैं। स्पेसिफिकली डीप लर्निंग से आपने क्या काम करवाना है इसमें? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमें ये ट्रेन कराना है ना उसमें, क्योंकि डीप लर्निंग में ये होगा इमेजेस होंगी ना, वो हम ट्रेन करेंगे इमेजेस न्यूरल ट्रेन करेंगे या फेस रिकॉग्नाइज करेंगे? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए करना चाह रहे हैं आप? नहीं, फिर कोई भी ह्यूमन हो मतलब उसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक। Any other questions? थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो ये थी टीम कंप्यूटर साइंटिस्ट हमारे साथ और काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और जजेस के साथ भी अच्छा खासा इंटरेक्टिव सेशन रहा। थोड़ा सा मैं इसी प्रोजेक्ट के हवाले से मैम आपसे बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा रिव्यू दीजिए कि वाकई में इस तरह के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है हमें, तो क्या थोड़ी सी जो कुछ भी कमी वगैरह आपको लगी और इसमें मजीद किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? कमी मुझे अभी इस स्टेज पे तो मैं कमी को नहीं कह सकती, लेकिन इनका आइडिया बहुत अच्छा है, नो डाउट। हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट इंस्टेंसेस हो रहे होते हैं और उसके लिए फिर वो सीसीटीवी की जो कवरेज है वो दिखाई जा रही होती है, तो ये बेसिकली उसको ये कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं उसी सीसीटीवी को, और प्लस उसकी स्टोरेज को स्क्वीज कर रहे हैं। तो उसकी ये टेक्निक इन्होंने यूज़ की है कि अननेसेसरी फ्रेम्स जो स्टैटिक फ्रेम्स होते हैं वो ना स्टोर करें, तो उससे स्टोरेज भी होगी। ये भी नहीं होगा कि भाई वो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की वीडियोस वो स्टोर करके रख सकते हैं। प्लस ये कि जब ऑब्जेक्ट वाइज हमें कुछ देखना होगा कि हमें इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उसमें कि भाई ये है सस्पेक्ट, कि हम समझ रहे हैं कि भाई इसने शायद कुछ किया है, तो उस ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग वाले जो फ्रेम्स है ना, स्पेसिफिक फ्रेम्स में होती है ना वीडियो, जी। तो वो फ्रेम्स वो दिखा सकती है। और टाइम वाइज अगर हम कह दें कि भाई ये हादसा जो है वो इतने से बज के इतने मिनट पे हुआ है, तो उस ड्यूरेशन के दरमियान के तमाम फ्रेम्स वो दिखा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये बच्चे लाना चाह रहे हैं, जो गालिबन शायद वैसे वीडियो ऑडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स में ये चीज़ मौजूद तो होती होगी, लेकिन ये सिक्योरिटी के एरिया में ये लाना चाह रहे हैं सर। इस पे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसके लिए खैर आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आपको जो जिस चीज़ पे चाहिए वो उस जगह आप क्लिक कर लें। बाकी फ्रेम्स के अंदर टेक्नोलॉजी ये तो आ गई है कि आपने जिस फ्रेम के अंदर जाना है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो फ्रेम निकल आता है। बिल्कुल सही। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों को इसके अंदर थोड़ा सा और अभी रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो जिसके ऊपर ये मोर जब इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर रिसर्च करके, तो फिर डेफिनेटली इट वुड बी वर्क, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। यानी मजीद स्क्वीज करने के बेटर एल्गोरिथम्स पिक करें, इसी तरह इसको कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लस ये कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं ये तो अनअवॉइडेबल है हमारी कंट्री में, हिसाब से तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए तो बहुत अच्छा है फिर ये प्रोडक्ट जो है। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टीम 3 हमारी मौजूद है, जिनके ग्रुप का नाम है SRK टीम। तो जानते हैं इस SRK की क्या एब्रीविएशन है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू देम। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली अपना सीरियल नंबर बताइएगा। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को भी और अपना प्रोजेक्ट भी। अस्सलाम वालेकुम, myself मोहम्मद नमान खान along with my group mates Asif Siddiqui and Mujahid Rizatpur from Sakkar IB University Computer Science Department. सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी। जी नाजरीन, स्टूडियो से तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं फील्ड पर, जहाँ मेरे साथी एंकर माज मौजूद हैं और वहाँ की हम सिचुएशन देखते हैं। जी अरियो, बहुत शुक्रिया। मैं हूं माज बिन खालिद और हम मौजूद हैं फील्ड में एक टीम के साथ। आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। हमारी टीम में हैं मोहम्मद इशाल और हमारे हसीब अहमद।
माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के बारे में कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अब तक जो इमेजिन कप का चल रहा है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इनोवेशन बेसिकली आप में इनोवेशन आप सोसाइटी को अपने डिवाइसेस से और आइडिया से किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इफेक्ट डालेगी, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है अंडर वाटर ड्रोन। ये डिटेक्ट करता है कोरल रेफ्स को। अब कोरल रेफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्वा कल्चर और फिश फार्मिंग के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जब ये सुनामी की जो वेव्स आती है ना, तो ये ब्रेक करता है उनको, तो इनका इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज़ के लिए बहुत मतलब सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब जिस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, तो इनकी जो है ये स्पीशीज़ ना एग्जिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं। अब मरीन साइंस इसको प्रमोट तो कर रहा है और लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है उसकी डिटेक्शन में, मोनेटाइजेशन में। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अपने आइडिया को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग? अगर सिलेक्शन होती है तो फिर सिलेक्शन होती है, ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि इंशाल्लाह हो जाए, और काफ़ी पुरुमीद भी हैं। तो अगर होता है तो इट विल बी गुड। पहले बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आप लोग कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद दानियल है, इनका नाम कशफ अरशद है और इनका नाम मोहम्मद हसन। हमारा ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से। अच्छा, मुझे बताइएगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा कि क्या प्रोजेक्ट लेकर आए आप? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। बेसिकली आजकल जो हमने देखा है कि मोरो बैकबोन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स के बढ़े जा रहे हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट हमारे जो हैं वो काफ़ी कम है। तो बेसिकली हम लोग एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि अब जब रेडियोलॉजिस्ट जब हम अपना MRI कराता है, MRI कराने के बाद रेडियोलॉजिस्ट इसको देख के कुछ पैरामीटर्स टर्म लेके पेशेंट्स की डिस्क के बारे में बताया कि इसमें गैप है या नहीं है। तो बेसिकली वी हैव प्रपोज अ सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जैसे कि अब हमारा सिस्टम उसको क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा। अब वो जब रिपोर्ट निकलेगी तो हम उस सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे और वो सिस्टम हमें बता सकेगा कि हमारी जो डिस्क है उसमें गैप है नहीं है। इसका फ़ायदा हमें ये है कि जो एक आजकल जो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स की जो ये चल रही है, क्योंकि बैकबोन की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है, रेडियोलॉजिस्ट कम है और पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक हमने ओवरकम इस काम करने के लिए एक इनोवेशन निकाली मेडिकल टर्म में, इंशाल्लाह ताला इसमें हम कामयाब। अपने आइडिया को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है आप हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन कि माइक्रोसॉफ्ट ये जो इमेजिन कप है, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, हम अपने आइडिया को एक्सप्लोर कर सकें। लाइक जैसे कि अभी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह हम अपना आइडिया देंगे आगे, और आगे हम मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ होप फॉर द बेस्ट। जब अगर आपका आइडिया आगे प्रेजेंट नहीं हो पाता या किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाता तो डिसहार्ट तो नहीं होंगे? नहीं, एक्चुअली देखें, आपने कहा है ना कि इंसान को कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलती रहती हैं, कहीं इंसान रुकते नहीं है। लेकिन यह है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी सकता है, अपनी गलती को पहचानेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद उसमें और मजीद इनोवेशन करेंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा से। चले बेस्ट ऑफ लक। यहाँ गहमा गहमी उरूज पर है, यहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी अभी एक टीम स्टूडियो से बाहर आई है, आइए चलकर पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वालेकुम सलाम। अभी आप लोग सेकंड फेज से बाहर होके आ रहे हैं, तो जजेस का फीडबैक कैसा रहा? वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, उन्होंने हमें इनकरेज किया, लाइक वो आइडियाज़ उनके उसको इनकरेज करें। इससे क्या हुआ, इससे हमारा हौसला बढ़ा और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह हम लोग आगे भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइए कि आपने जब आइडिया पिच किया था अपना, तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, तो क्या आप अपना 100% दे पाए? यस, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हमने किया। हमारा आइडिया पहले हम पाथ क्लियर करके आए थे, हमें यही प्रेजेंट करना है और हमने वही किया और जजेस से रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। नेक्स्ट राउंड के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी टीम जो अभी अभी अपने नेक्स्ट फेज से बाहर आई है। किसी नई टीम के इंतजार तक हम देखते रहिए, हमें जुड़े रहिए हमारे साथ। जी नाजरीन, ये थे मेरे साथी एंकर माज, जो कि फील्ड से हमें अपडेट कर रहे थे। और क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ से चले जाते हैं या फिर जो वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का, तो उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज डे 2 है, तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ टीम्स मौजूद हैं वो उतनी ही एक्साइटेड नज़र आ रही हैं और जो प्रोजेक्ट्स का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी टीम 2, जिसको हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ग्रुप का नाम है कंप्यूटर साइंटिस्ट। और लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि हम जो जज हमारे साथ काशिफ जो हमारे साथ कल मौजूद थे, उन्होंने आज फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर से हम चलते हैं अपनी टीम 2 की जानिब, सॉरी टीम 3 की जानिब। SR की टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप सीरियल नंबर बताइएगा अपना। 79। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताइएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और अपना प्रोजेक्ट भी। Myself, Mohammad Naman Khan, along with my group mates, Asif Siddiqui and Wajad Ali Rajput from Sakkar IB University, Computer Science Department. We are here with the idea, a smart video surveillance system. Let's start with the idea. So, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो सिक्योरिटी का चल रहा है, और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सर्विलेंस सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। मगर अगर देखा जाए तो कुछ हमने की इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग सर्विलेंस सिस्टम्स के अंदर हैं। तो पहला हमने इशू जो फाइंड आउट किया था वो था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मोस्टली क्या होता है कि आजकल के जो सर्विलेंस सिस्टम है ज़्यादातर वो काम करते हैं मोशन डिटेक्शन के ऊपर, ना कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर। दूसरी हमने जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी वो थी नोटिफिकेशन। अगर कोई इंसिडेंट अगर हुआ है तो जो यूज़र है सर्विलेंस सिस्टम का उसको नोटिफाई होना चाहिए कि जहाँ पर आपने सर्विलेंस सिस्टम अपना यूज़ किया हुआ है वहाँ पर कोई इंसिडेंट अगर हुआ है। थर्ड जो हमने आइडेंटिफाई करी थी वो थी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम टाइम की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई इंसिडेंट हुआ है तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक वीडियो क्लिप देखना पड़ता है कि आखिर इंसिडेंट कब हुआ था। इट एक्चुअली कॉस्टिंग अस अ लॉट ऑफ टाइम। जो सेकंड प्रॉब्लम इसकी है वो है स्पेस। डेफिनेटली अब इतने सारे वीडियो क्लिप आप जब सेव करेंगे तो आपका काफ़ी सारा स्पेस जो है विदाउट एनी यूज़ जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। एंड द थर्ड वन इज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ओके, द फोर्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज दे आर नॉट फुली ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड से मुराद ये हो गया कि मोस्टली जो हम सर्विलेंस सिस्टम यूज़ करते हैं कि उसके साथ साथ हमें कोई ना कोई पर्सन भी रखना पड़ता है जो उस सर्विलेंस सिस्टम को मैनेज करे। सो दीज आर एक्चुअली सम key problems which we identified, and the solution of those problems will be tell by my group mates Wajad Ali Rajput. Okay, so basically ये एक स्मार्ट वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है कि ये अपने अंदर ही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की कैपेबिलिटी रखता है, और उसके बाद बेसिकली ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा, मींस नोटिफाई कर देगा कि जो ऑब्जेक्ट यूज़र ने स्पेसिफाई किया था वो डिटेक्ट हो गया है। और ये हमारी, क्योंकि हम 24/7 सेव नहीं कर रहे हैं इस वीडियो क्लिप को, तो ये हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी सेव कर रहा है, हमारा ब्राउजिंग टाइम या सर्फिंग टाइम कह लें उसको भी सेव कर रहा है। उसके अलावा हम डिफरेंट मॉड्यूल्स जैसे कि आजकल के सर्वेलेंस सिस्टम में मौजूद हैं कि हम मोशन डिटेक्शन सेंसर्स इंटीग्रेट कर देते हैं सर्वेलेंस सिस्टम के साथ कि वो डिटेक्ट हो, मोशन हो तो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम उसकी जगह इसको पूरे एक ही सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, मोशन डिटेक्शन की जगह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम फुली ऑटोनोमस सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक पर्सन की नीड नहीं है कि वो 24/7 पीसी स्क्रीन के सामने बैठा रहे और मॉनिटर करता रहे स्क्रीन को कि कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है या कोई एक्टिविटी हुई है। थैंक यू। जी जजेस, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मोशन डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का थोड़ा सा कन्विंस तो व्हाई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज बेटर देन मोशन डिटेक्शन। वेल मैम, बेसिकली क्या है कि मोशन डिटेक्शन किसी भी मोशन पे एक्टिवेट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ये है कि हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं बेसिकली कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो तो रिकॉर्ड करें। मोशन में हम ये नहीं कर सकते। मोशन में अगर कोई एनिमल कह लें, बिल्ली कोई भी गुजरे तब भी मोशन होता है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स के रिकॉर्डिंग ज़्यादा होगी, आप कह रहे हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो कोई एनिमल के हिंड्रेंस पे भी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में और इसके अंदर फ़र्क ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग सेव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग टाइम भी सेव कर रहे हैं, हम ब्राउजिंग टाइम या वीडियो सर्फिंग टाइम भी सेव कर रहे हैं। उसके अलावा सिस्टम को भी एक तरह की ऑटोनोमिसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद ही वर्क कर रहा है। मीन्स कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई पर्सन है
ठीक है। वो डिटेक्ट हो तब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनिमल, कोई भी चीज क्रॉस करे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो डिटेक्ट। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का कोई स्टैक, कोई डिटेल वगैरह, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? हमने प्रोटोटाइप भी बनाया है, अगर अलाउ करें तो हम आपको। ठीक है, श्योर। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थी टीम 3 हमारे साथ, SRK टीम। थोड़ा सा मैं रिमार्क्स लेना चाहूँगी सर काशिफ आपसे। पहले तो ये बताइएगा कि कल चूँकि पूरा दिन आप यहाँ रहे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा डे 1 के हवाले से। डे 1 के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा, जो मैंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दिए थे कि ओवरऑल जो है वो टीम्स काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आई, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो हमने देखा कि वो ह्यूमन एस्पेक्ट और सिंपैथी वाली चीज़ जो थी वो बड़ी क्लैरिटी की थी। और आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि बड़ा डे काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट्स काफ़ी बेहतर हैं, और लेट्स सी के अब आगे हम कैसे इसको आज क्लोज करते हैं। लोग भी ज़्यादा हैं आज हमारे पास, तो होपफुली के वी विल बी लुकिंग सम मोर गुड प्रोजेक्ट्स टुडे इंशाल्लाह। थोड़ी सी इसकी लाइटनेस बढ़ा दी, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देना। ठीक है, जबरदस्त। थोड़ा सा बेटा बैक हो जाना, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, थोड़ा इसको आगे कर दें। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, तो ये बता रिकॉर्डिंग में उस वक्त रिकॉर्डिंग का एक्टिवेट होना। मैम वो अभी वर्क करेंगे, मींस हमने एज अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप डिटेक्ट हो रहा है, मोबाइल। सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, कैमरे से रिकॉर्ड कर। कुछ और डिटेक्ट करके दिखाएं इनको जरा। जी सर, कैमरा, मोबाइल करेगा, पर्सन। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा पीछे। अच्छा। हाँ, अच्छा, अब इस पे एक सवाल ये भी है कि स्पॉट पे ये आइडिया पहले से इम्प्लीमेंट हुआ है कहीं? सर इस टाइप के आइडियाज इंप्लीमेंट हुए हैं, लेकिन वो जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए वो उन सब। एक्सक्यूज मी, माइक इनको दे दीजिए, माइक पे बोलिएगा। अब आप उधर ही आ जाइए। जी जी। सो बेसिकली मेरा पूछने का इसलिए मकसद है कि बहुत सारी जगहों पर हम देख चुके हैं कि सर्विलेंस इसी तरीके से हो रही है। द निश यू वांट टू एड्रेस कि वो जगहें जहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, उन जगहों पे, और टाइम प्रॉब्लम है, उन जगहों पे हम इस तरह की डिटेक्शन करें और जिसकी बेसिस पे नोटिफिकेशन जनरेट करें टू अलर्ट। जी सर, ठीक है ना? सिस्टम को फुली ऑटोनोमस बना रहे हैं कि वो खुद ही वर्क करेगा, किसी पर्सन की नीड नहीं है कि वो मॉनिटरिंग करते रहे हमारी सर्वेलेंस। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर साइड में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए थी टेक्नोलॉजी वाइज? और सर बेसिकली इसके लिए जो हमें चाहिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें योलो एक तरह की लाइब्रेरी है पाइथन की जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ठीक है। और कोको का डेटा सेट हम बेसिकली अभी एज अ प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में हम अपना डेटा सेट क्रिएट करेंगे जो टेस्ट करेगा। किस चीज़ पे बेस करेगा वो डेटा सेट? सर वो ओवरऑल जनरल थिंग्स जैसे ह्यूमन है, ऑब्जेक्ट्स पे बेस करेगा। मेरा पूछना है वो डेटा सेट किधर मेंटेन करेंगे? कोई टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करी है उसके लिए फ्यूचर के लिए? सर एज्योर का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक प्रोवाइड कर रहा है वो, कि आप अपने डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, तो हम बेसिकली अपना डेटा सेट उसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो एक इसमें पॉइंट ये भी आएगा कि सर्विलेंस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लाउड पे जाएगी, वहाँ से उस पर एडजस्ट किया जाएगा। जी सर, वो बेसिकली नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टिविटी करेंगे और वो पीसी में सेव होगी आपके पास। अभी किस लेवल तक आपकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई है? सर बेसिकली 50 to 60% के बीच में ही है। किस तरह ब्रेकअप किस तरह आपने किया हुआ है कि आप कैसे कहते हैं कि 50%, अगर मैं कहूँ 80% कंप्लीट? कौन कौन सी टास्क हो क्या माइलस्टोन्स हैं? बेसिकली हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने माइलस्टोन डिसाइड किए थे। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था? सर ऑलमोस्ट हमने 2 to 3 months बैक स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इसमें क्या हमने डिसाइड किया था माइलस्टोन्स में कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तरह का सिस्टम क्रिएट करना है जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे। ठीक है। उसके बाद हमने एक सिस्टम क्रिएट किया था जो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके वीडियो भी रिकॉर्ड करे। उसके बाद मोशन पे हमने फ्रेम डिफरेंस यूज़ करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर करें, इस पे काम किया है। वो बेसिकली इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली क्रिएट हो गया है वो।
और उसके बाद हमने इसी तरह माइलस्टोन, एक फाइनल माइलस्टोन जो हमने अचीव इसमें रखा हुआ है वो ये कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने के बाद नोटिफिकेशन भी सेंड हो और वीडियो से उस ऑब्जेक्ट की रिकॉर्ड। अभी 3 काम हो गए इनिशियली, पहले 3 काम हो गए, चौथा काम बाकी जी। और बेसिकली वो जो 3 काम है वो हम ये कह सकते हैं उनका वेट इतना नहीं था जो फाइनल का है। फाइनल काम में 2 चीजें आपके पास रह गई हैं जी। एक आपने नोटिफिकेशन जनरेट करना है और ऑब्जेक्ट की वीडियो और सिर्फ ऑब्जेक्ट की वीडियो बनानी है। वैसे तो वीडियो बन रही है फिलहाल जी, कांस्टेंट सप्लाई बन रही है। और ये कितने अरसे में हो जाएगा कंप्लीट काम? सर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स मैक्सिमम अगर हम लगे। फाइनल तो हमारा नेक्स्ट मंथ है, तो हम कैसे इसको प्रोजेक्ट को वैसे हम डेटा सेट अगर क्रिएट करें तो डेटा सेट क्रिएशन में 4 मंथ्स लग जाएंगे, बाकी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा 1 मंथ। हमारी क्लास भी चल रही है तो उसके साथ हम क्लियर करने का प्रोजेक्ट, मगर अगर 1 मंथ बाद ये तो डेफिनेटली फिर तो हम कर लेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं कर सकता हूँ और ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर हम उसमें मतलब वीसी के किसी किस्म का कोई वेटेज हो, क्योंकि होगा ये कि जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर उसको ले जो एज ए फाइनल प्रोजेक्ट लेके जा रहे होंगे और कोई एक पूरा आपका यूज केस या नहीं चलेगा, या तो आपका स्कोप ही छोटा होता है तो चलेगा, वो एक अलग बात थी, फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट था। तो अब अगर ये प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि जी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब मेरे हिसाब से अगर मैं इसको रफली डिवाइड कर लूँ तो 75% आपके हिसाब से 50% हुआ है और मेजर काम आप कह रहे हैं कि अभी वो 40% बाकी है जिसके अंदर हमने नोटिफिकेशन किस किस्म की जनरेट हो रही है? सर नोटिफिकेशन अभी हमने बेसिकली जो सोचा है वो है ईमेल के थ्रू, बट हम फर्दर इस पे देखेंगे। तो आपको एसएमएस यस वो हमने सिस्टम एक आइडेंटिफाई किया था। कोई गेट पे आपने सोचा अभी कि किस से कनेक्ट होंगे, क्या कनेक्टिविटी कहाँ से लेंगे? सर उसके लिए हमने अपने क्या कहते हैं जो सुपरवाइजर हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि आप जोंग वालों से या इसी तरह के नेटवर्क प्रोवाइडर्स से थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके और उनसे सर्विस अवेल कर। मैं बिजनेस साइड पे इसके आता हूँ, ये बताइए कि बिजनेस वायबिलिटी की पर्सपेक्टिव से आपने किसी इंडस्ट्री से बात की है, कहाँ लगाएंगे इसको? स्टार्ट किधर करें? कंज्यूमर बेस करेंगे या किस तरह करेंगे इसको? सर बेसिकली जो हमने इसका आइडिया स्टार्ट किया था, हमने अपने ही डिपार्टमेंट में IBA में ही बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली ये आइडिया अच्छा होगा कि 24/7 जो उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे भी अलॉट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट उनको यूज करना पड़ता है, तो बेसिकली वो भी सेव हो जाएगा। और टाइम सर्फिंग इन केस अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली आपने जो इसकी फिजिबिलिटी बनाई होगी उसके अंदर जिस पुराने सिस्टम से आज माइग्रेट होकर नए वाले इस पे आ रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया होगा इसका कि उसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जाहिर है आपके पास कोई ना कोई इसका कोई मटेरियल मौजूद होगा जिस पर आपने ये सारा प्रोजेक्ट अपना लिया होगा। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल है ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थी टीम SRK हमारे साथ। नेक्स्ट टीम को भी हम कुछ ही देर में बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इसी टीम से रिलेटेड। सर उमैर, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले वाला भी जो प्रोजेक्ट था वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड था और ये वाला भी है, तो थोड़ा सा रिव्यू आप अपना दीजिएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। सिक्योरिटी में देखिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक पहली बात यह आ जाती है कि डिटेक्शन, और दूसरा ये कि उसको अलार्म कैसे करना है। ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे अलार्म जो होते हैं वो बेसिकली सप्रेस हो जाते हैं, तो वो डिटेक्शन वाली फंक्शनलिटी अगर चल भी रही होती है सिस्टम के अंदर तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती है। ऑन दी अदर साइड कुछ जगहों पे डिटेक्शन ही सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती। अच्छा, ये 2 इम्पोर्टेंट पिलर हैं। उसके बाद अहम चीज़ ये आ जाती है कि लेट्स से अगर मैं CCTV कैमरा अपने पास कहीं इंस्टॉल करता हूँ तो आई स्टिल नीड अनदर रिसोर्स टू मॉनिटर दैट कैमरा, जो कि डेफिनेटली अगर 24 आवर्स की कोई लाइव वीडियो है तो वो उसको मॉनिटर करने के लिए उसको भी 24 आवर्स चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो यस, थ्रू आउट द स्ट्रीम उसमें अगर कोई ऐसी मूवमेंट दिख रही है तो उन पॉइंट्स को वो अलार्म या टैग कर दे कि जहाँ से फिर यूज़र भी उसको वेरीफाई कर सके, हाँ वेदर देयर इट्स समथिंग टू बी नोटिफाइड और अलार्म अबाउट, और या फिर वो इग्नोर कर सकता है। तो आई गेस के कॉस्ट इफेक्टिव एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा था। दूसरा ये भी है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक पर्सन टू डिप्लॉय। लार्ज स्केल में ये हो सकता है कि ये एज अ प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं इसको टू नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल लेवल बट इवन एट इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो B2C वाला आइडिया आ जाता है, और वहाँ पे बेसिकली जो अलार्म मैकेनिज्म है वो बेसिकली इट विल हेल्प एनीवन कि वो उस डिवाइस को डिप्लॉय करे और उसके बेसिस पे वो अलार्म जो जनरेट होना है उसके बेसिस पे एक्शन ले।
जी बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि साउथ रीजन से जितने भी यूनिवर्सिटीज उनके स्टूडेंट्स काफ़ी भरपूर एक्साइटमेंट के साथ और अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और टीम मौजूद है जिनके ग्रुप का नाम है रेस्क्यू स्क्वाड। तो आइए उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपना सीरियल नंबर बताइएगा। 90। ओके, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाइए। Myself Ghulam Mustafa and with my group थोड़ा सा माइक ऊपर रखिए। Myself Ghulam Mustafa और with my group mate Israr Ahmed, we are from Sakhar IBA University। Basically हमारा जो आइडिया है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेलानोमा स्किन कैंसर पे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेलानोमा स्किन कैंसर बेसिकली एक स्किन कैंसर की टाइप है which may cause hazardous फॉर्म ऑफ कैंसर, और इससे बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है और बहुत से वेल नोन सेलिब्रिटी ऐसे रह चुके हैं जिनकी मेलानोमा स्किन कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है। और रिसेंटली यूएसए में सर्वे हुआ था 2017 में, उसमें हर एक आवर्स में एक यूएसए में एक बंदे की डेथ हो रही थी ड्यू टू मेलानोमा स्किन कैंसर की वजह से। और एक ग्लोबली वाइज एक सर्वे हुआ था, उसमें ग्लोबली वाइज सर्वे में क्या था कि जो स्किन कैंसर था, मेलानोमा स्किन कैंसर, वो 9th मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर अकरिंग प्रॉब्लम था। और इसके अलावा जो 3 लाख जो न्यू केसेस इंट्रोड्यूस हुए थे मेलानोमा स्किन कैंसर में। और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि मेलानोमा स्किन कैंसर है क्या और इसके सॉल्यूशन हम कैसे प्रेजेंट करेंगे और इसके काजेस क्या हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। Basically, skin is the largest organ of the body and most vulnerable to DNA damage. Basically, skin is comprises of 3 layers: dermis, epidermis and hypodermis. Basically, हमारी स्किन कैंसर जो मेलानोमा है वो अपर लेयर पे होती है। अपर लेयर पे हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं जिनका फंक्शन जो होता है ना, वो कलर प्रोवाइड करती है हमारी स्किन को। तो बेसिकली जब अल्ट्रावायलेट रेस स्ट्राइक करते हैं स्किन पे, तो वहाँ पे हमारा जो है ना डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन की वजह से हमारा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, तो उस वजह से हमारा मेलानोमा आकर होता है। बेसिकली मेलानोमा में हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं: एसिमेट्रिक बॉर्डर, कलर एंड डायमीटर। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन ये है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। Mobile application, do you know mobile computing is playing a vital role in healthcare industry, and that's why it facilitates human being and also giving a cost effective and time saving solution. Basically mobile जैसे हम 2 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड सर्वर। तो मोबाइल एप्लीकेशन इजी है यूज़, हमारे जैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है वर्ल्ड वाइडली और इजीली जो है ना वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। उसमें क्या करेगा, इमेज कैप्चर करेगा। इमेज कैप्चर करने के बाद हम एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज़ करें, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेदर मेलानोमा स्किन कैंसर है या नहीं है। तो उससे ये एक बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है ना ये यूएसए टॉप 20 कंट्रीज है जहाँ पे ये अकर हो रहा है ये डिजीज़ हु की। जैसे मेरे ग्रुप मेंबर ने बताया कि रिसर्च के मुताबिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकर हो रही है। तो ये सॉल्यूशन है। That's it. अच्छा बेटा, पहले ये बताइए कि जो ये एरिया है कैंसर डिटेक्शन का, इसके लिए जो करंट सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स, टेक्निक्स जो यूज हो रही हैं, तो वो आपने स्टडी की थी? यस मैम, हमने लिटरेचर रिव्यू किया है। वहाँ जो पिछले मतलब जो उन्होंने एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, SVM यूज़ किए हैं, वो लीनियर क्लासिफिकेशन है। हम CNN यूज़ कर रहे हैं, वो नॉन लीनियर है। वो हम उसके इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट है इमेजेस के लिए। तो हम वो यूज़ करें क्योंकि हम इमेज बेस्ड सेगमेंटेशन कर रहे हैं ना। हम 4 सेगमेंटेशन में हम क्लस्टरिंग एज डिटेक्शन ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना CNN बेस्ट है और उसमें हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। तो इस वजह से हम CNN यूज़ करें। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप ये सेकंड मेथड से ज़्यादा यानी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इमेज के? कुछ फैक्टर्स एडिशनल होंगे ना इमेज के ऊपर जो ज़्यादा विजिबल होंगे। असल में मैडम ये कहना चाह रही है कि जिस मेथड को आप पुराने मेथड का जिक्र कर रहे हैं और नए मेथड का जिक्र कर रहे हैं, तो नए मेथड के अंदर
क्या ज़्यादा क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से आप उसको बेहतर रैंक कर रहे हैं या स्किन की बेटे आपके स्किन की इमेज के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा डिटेक्ट हो पा रहे हैं सेकंड मेथड से? जैसे मैंने बताया एसपीएम में लीनियर है, वहाँ पे हम जैसे ट्रेंड कर रहे हैं, तो सीएनएन में क्या कर रहे हैं वो लर्न करता रहता है, वो ऐड करता रहता है। जैसे भी हमारे न्यू केसेस होंगे ना, तो डेटा सेट जैसे न्यू केसेस आएंगे डायग्नोस करेगा तो उसके वो भी ऐड होते जाएंगे, तो इस वजह से हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहेगी। डेटा सेट है आपके पास? यस सर, जैसे कितना बड़ा डेटा सेट है सर? 23,000 प्लस है सीएनएन का। यस सर, जैसे रिसर्च के मुताबिक बताया कि 17 में 10,000 अप्रॉक्सीमेटली पीपल की डेथ आकर हुई थी यूएसए में। उसके बाद अभी 3 लाख न्यू केसेस डायग्नोस है, उनके मतलब इमेजेस हैं रिसेंटली पड़े। आपने कोई डेमो बनाया है, कोई चीज? सर मोबाइल एप्लीकेशन पे, और हमारा सर्वर जो है ना वो वहाँ पे किया था, वीडियो नहीं बनाया हमने। अच्छा, अभी कैसे दिखा सकते हैं कुछ के क्या चीज है? सर मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मैं दिखाते हैं, एक आदमी आ जाए और माइक आप लेकर आए। माइक ले साथ लेकर आए। अभी थोड़ा सेकंड चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो कैंसर डिटेक्शन है इसके लिए जो इमेज के अंदर जो एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं जिससे कि वो आइडेंटिफाई होगा, वो कौन से सोर्स से आप लोग उठा रहे हैं? 4 फीचर जैसे अपने काफ़ी सारे लिटरेचर रिव्यू भी हमने किया, उसके अलावा हमने जो है ना इस डिजीज़ के बारे में स्टडी किया है। उसमें 4 फीचर्स होते हैं मेलानोमा में। जैसे मैंने बताया कि एसिमेट्रिक जो हमारा मॉल जो होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, बेसिकली जो नॉर्मल मॉल होता है। उसके अलावा वो सिमेट्रिक होता है, कलर कंसिस्टेंट होता है, और उसके अलावा हमारा डायमीटर 6 सेंटीमीटर से कम होता है नॉर्मल का। बेटा देखें ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो आई थिंक कि आपको इसका रेफरेंस मेंशन करना चाहिए। रेफरेंस स्लाइड्स में भी है और ऑलरेडी वी आर राइटिंग किस सोर्स से आप जो दिखाना चाहते हैं वो प्लीज दिखा दें। ये अभी इस पे काम चल रहा है। जैसे इमेज कैप्चर करेंगे, इमेज कैप्चर करने के बाद जो है ना इसको सेंड कर देंगे। अभी इसका कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन नहीं की हुई है हमने सर्वर के साथ। ये हम पहले जैसे कोई भी चेंज अकर हो रहा है स्किन में, क्योंकि ये नॉर्मली कोई भी चेंज अकर होता है यूज़र को नहीं पता चल पाता, तो कहीं पे भी चेंज अकर हो तो वो इमेज कैप्चर करके वो आइडेंटिफाई कर सकता है उसी टाइम के उसे वेदर मेलानोमा स्किन कैंसर है या नहीं। किसी खास किस्म की मोबाइल की जरूरत है इमेज कैप्चर करने के लिए? खास कैमरे की जरूरत है? खास रेजोल्यूशन की जरूरत है? नो सर, एक्चुअली बेसिकली हम जो ये बना रहे हैं ना उसमें कोई हम कैमरा का मॉड्यूल मॉडिफाई करें। जो लेटेस्ट मोबाइल्स आ रहे हैं 2018-17 में वो सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल हम 2 यूज करें जो अभी लेटेस्ट है। किसी खास लेवल पिक्सल की जरूरत तो नहीं? नो सर, नो सर। सर आप बाहर जाके बात कर लीजिए क्योंकि सिंपल सर, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मोबाइल के कैमराज अच्छे होते जा रहे हैं, पिक्सल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें कोई और टेलीस्कोपिक यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हम कैमरा को वो कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पिक्चर्स के लिए होते हैं, इस वजह से हम इसको स्पेसिफिक लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये हम एंड्रॉइड प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स से। सर पिक्चर जहाँ पे सर्वर पे सेंड करेंगे वहाँ पे हमारी सेगमेंटेशन होगी। सेगमेंटेशन में से हम 4 फीचर्स निकाल लेंगे। 4 फीचर्स फिर हमारा CNN मॉडल ट्रेंड है उसके हिसाब से कंपैरिजन होगी, फिर वो रिस्पांस बैक करेगा रिजल्ट। रिस्पांस किस तरह करेगा? मोबाइल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी, और इसमें ये फीचर है कि कोई ऐसा अनटर्न कोई भी कर सकता है डाउनलोड। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, आप किसी और की भी कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल। सर 60 to 70% हो गया फ्रंट एंड में। ये सर मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर पे। यस सर, दोनों काम करेगा, एक प्रोसेसिंग वहाँ करेगा, दूसरी कंपैरिजन, 2 काम वहाँ करेगा। यस सर, ये सर क्योंकि इसको इस वजह से वहाँ पे लेके जा रहे हैं सर्वर पे, क्योंकि सर्वर फास्ट होता है, और वहाँ पे हम जो है ना मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती रहती हैं। सर ये सर मैंने आपको ये नहीं वैसे बता दो कि ये रिपोर्ट जो होगी वो किस लेवल की होगी, मतलब एक आम यूजर पढ़ सकता है या किसी डॉक्टर के लिए? सर आम यूजर भी पढ़ सकता है और टेक्निकल डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी है ना वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने क्या बताया कि आप कोई भी कैप्चर करें ना फिर टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी कि सर जब आप ये दे रहे होंगे ना प्रेजेंटेशन तो आपने वो दिखाना होगा। यस सर, एंड पर ये चीज प्रोड्यूस होगी, तो उसमें आप क्या बता रहे होंगे?
उसके बाद जो है ना रिपोर्ट जाएगी कि आपको वेदर मेलानोमा कैंसर, क्योंकि उसमें स्केल है हमारा, डिफाइंड स्केल है कि 4.5 से 5.7 तक जो है ना है अकर हो रहा है, क्योंकि फीचर्स हैं ना, 4 फीचर्स हैं, उनकी जो है ना हम उनके बेसिस पे हम स्कोर निकालेंगे, उसके हिसाब से जो है ना हम वेदर बताएंगे कि ये मेलानोमा है। उसके 5.7 से आगे है तो कंफर्म है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है नियर बाय। 4.5 है तो उसको क्या बताएंगे, 5 है तो क्या बताएंगे? कंसल्ट विद द डॉक्टर नियर, जो भी डर्माटोलॉजिस्ट है उसके पास कंसल्ट, तो ये भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दें। निकालेंगे ना तो डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई कैंसर का जो भी स्पेशलिस्ट है, Yes. आपको बताना पड़ेगा, या कोई लैब रिपोर्ट जिस तरह की होती है वो उस तरह की होनी चाहिए, और आप पेशेंट को ये बता देंगे कि आपको कैंसर हो गया। नो सर, ऐसे नहीं है सर, क्योंकि हम अभी इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं नियर बाय, जो है ना डॉक्टर से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि हम उनसे कंसल्ट करेंगे, उनको भी ऐड कर दें, क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, ये इंटीग्रेशन यही रह रहा है ना सर, ये इंटीग्रेशन रह रहा है, बाकी तो फ्रंट एंड भी आपको मैंने दिखा दिया। सर्वर पे जो एआई का मॉड्यूल है वो रेडी है सर, सर्वर पे हमने लोकली कर लिया है अपने जो भी है सिस्टम पे, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे वो पेड है, तो वो मतलब हो रहा है, सारी चीजें चल रही है। ये सर बिल्कुल सर। कोई ऐसा स्पेसिफिक काम, बड़ा काम जो पीछे चाहेंगे, कोई ऐसी चीज ऐसी तो नहीं है कि जो आपके लिए बाद में जाके वो बन जाए ये मॉडल है कि ये काम तो अभी सबसे बड़ा काम था ये तो। नो सर, एक्चुअली मॉडल ट्रेंड है, सिंपल प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मॉडल ट्रेंड है, हमारे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है, एल्गोरिथम्स भी हमने स्टडी करके आइडेंटिफाई कर लिया है सर्वर पे। ये सर बिल्कुल सर, वो इंटीग्रेशन का अभी रह रहा है, वो रेट्रोफिट कोई भी हम ये आपको उसी वक्त ना मोबाइल से हमारे वॉली भी होता है, 2 टाइप्स के होते हैं जो भी है। इनके कहने का मकसद ये है कि आपने वैसे तो भी तस्वीर से स्कैन कर लिया Yes, होगा, हम ये चाहते हैं कि एपीआई मौजूद हो, आप एंड्रॉइड से स्कैन करें, ठीक है, रियल टाइम के अंदर डेटा जाए, और जो भी आपने वहाँ पर उसकी एनालिसिस करनी है, कंपैरिजन करनी है, और रियल टाइम पे रिपोर्ट नजर आए, यानी इनपुट आउटपुट हमें उसी वक्त रियल टाइम के अंदर नजर आए। उसी टाइम सर वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा सर। मेन पावर जो ब्रिज करना है वो सर्वर से इंटीग्रेट करना है, और दूसरा अपनी रिपोर्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, तो ये डर्मेटोलॉजी अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस सर, यस यस मैम। और ये किसी डॉक्टर से भी आप उसको वेरीफाई करवाएं कि जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उस डेटा सेट पे, जो कि आप, जो जाहिर बात है आपने इंडस्ट्री के डेटा सेट, ये जो आपने CNN का मॉड्यूल उठाया है, तो जाहिर है डेटा तो आपके पास जो आ रहा होगा वो उसी पर कंपैरिजन कर, लेकिन आप किसी डॉक्टर से जरूर उसको वैलिडेट करवाएं कि क्या परसेंटेज आ रही है, मतलब इसमें आप डेटा सेट का फिर रिजल्ट्स जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो रिजल्ट्स को थोड़ा बढ़ाएं उस डेटा सेट के ऊपर कंपैरिजन के लिए। सर मैंने बताया कि एप्लीकेशन दे दी हमने डॉक्टर्स को। यस मैम, अप्रोच ये हम देख रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हम डॉक्टर से फीडबैक ले लेंगे, डॉक्टर से फीडबैक ले लेंगे। एक बात ये है कि अगर एक ये बीमारी है और रिकॉग्नाइज बीमारी है, तो कोई मेडिकल की ऐसी बॉडी होगी जिसमें उसके डायमेंशंस मेंशन की होंगी। बिल्कुल मैम, तो ये अप्रोच मिस कर रही है कि उन बॉडीज से इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स को। सर एक्चुअली जैसे मैंने एप्लीकेशन सर को हमारा सुपरवाइज जो कर रहे हैं, तो उनको मैंने डिपार्टमेंटल लेटर बनाया, ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हम, तो इस वजह से एप्लीकेशन वो रेडी है, अभी वेकेशन चल रही थी। यस मैम, तो कंसल्ट कर देंगे, बॉडी में कर देंगे। यस, तो सर्टेन, हमें खुद भी नहीं पता, अगर हमें पता हो तो हम भी बता देते हैं। तो सर्टेन टाइप ऑफ कोई सर्टिफिकेशन होगी, सर्टेन टाइप ऑफ कोई टेक्निकल वैलिडेशन होगी, ठीक है, तो वो आप सर्च करें, यस होगी। और अगर यस मैम, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मोबाइल, यस मैम, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो वी हैव अ सर्जन इन यूएस एज वेल, जो स्किन के, ही इज अ रिनॉन्ड स्किन सर्जन, तो खासतौर पे इसी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई भी कैंसर रिलेटेड चाहिए इंफॉर्मेशन, या ऐसी चीजें जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रही है किसी और जगह, तो इट्स मोर देन वेलकम, ताकि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो एक उसका आउटपुट निकले, और ये अच्छी चीज आपने दी है, और इसकी जो है वो मार्केट में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ही कारामद फैसिलिटी है। बिल्कुल सर, थैंक यू। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ टीम रेस्क्यू स्क्वाड,
और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन दी है अपने ग्रुप के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था, इनोवेटिव था। थोड़ा सा मैं सर काशिफ आपसे बात करना चाहूँगी कि मैंने पहले मैम से भी पूछा इसी हवाले से कि कल भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेस्ट और ह्यूमन रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और आइडियाज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा बताइएगा।